हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज CS पायल पोपली एंड जैसे कि आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं हमारा थर्ड सैम्पल पेपर। यस, इससे पहले 2 सैम्पल पेपर्स मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ, उसके सॉल्यूशन वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ एंड अब फाइनली नंबर है हमारे थर्ड सैम्पल पेपर का और इसके बाद एक और आएगा एंड दैट्स इट। 4 सैम्पल पेपर्स की सीरीज ये मैंने बनाई थी और चारों आपको देखनी है। इसके बाद मैं लाऊंगी आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और ये सब आपको मई मंथ में इसलिए मिल रहा है ताकि एग्जाम से जस्ट पहले आप ये सारी चीजें देखें, अपने रिवाइज करें कॉन्सेप्ट्स को, हर एक चीज को दिमाग में रखें ताकि 17 मई को जो आपका पेपर है उसमें आप रॉक कर दें। चलिए फिर शुरू करते हैं बिना वेस्ट करते हुए टाइम को हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो कि है केस बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें आपको 4 मार्क्स कैप्चर करने का मौका मिलेगा। अच्छा, 4 मार्क्स कैसे? इसमें ना MCQ पूछे हुए हैं, ठीक है। इस केस बेस्ड क्वेश्चन मतलब केस स्टडी के बेसिस पे 4 MCQ पूछे हुए हैं। हर MCQ का आपको 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको देखना है। ये केस स्टडी क्या बोलता है? इट सेज गरिमा एंड विनीता आर 2 फ्रेंड्स वर्किंग एट हाई मैनेजरल पोस्ट इन 2 डिफरेंट कंपनीज। गरिमा और विनीता 2 फ्रेंड्स हैं जो कि हाई मैनेजरल पोस्ट पे काम कर रही हैं 2 अलग अलग कंपनीज की। They were discussing about the work and said the following. ये लोग काम के बारे में बात कर रहे थे और इन्होंने ये बात बोली। गरिमा ने बोला, I usually set the targets for my subordinates without discussing it with them. I tell them what is the task and if not completed within time then strict action will be taken. गरिमा ने बोला कि देखो आप मतलब मैं बेसिकली अपने सबऑर्डिनेट से डिस्कस नहीं करती हूँ कि तुम्हें क्या चाहिए क्या काम नहीं चाहिए। मैं खुद डिसाइड करती हूँ उनसे क्या काम लेना है और मैं साथ ही साथ उनको टारगेट्स देते देते टाइम भी सेट कर देती हूँ कि भैया इस टाइम पे तुम्हें काम कंप्लीट करके रखना है और अगर तुमने नहीं किया तो तुम्हारे अगेंस्ट में स्ट्रिक्ट एक्शन लूंगी। जैसे वो क्लास की टीचर नहीं होती, अगर तुमने कल होमवर्क नहीं किया तो तुम पिटाई खाओगे मेरे हाथ से, राइट। तो गरिमा वैसी वाली लड़की है। फिर है विनीता। विनीता बोलती है, आई अप्रिशिएट द आइडियाज गिवन बाय द सबऑर्डिनेट्स। मेरे सबऑर्डिनेट्स जो मुझे आइडियाज देते हैं मैं उन्हें अप्रिशिएट करती हूँ। आई फ्रेम पॉलिसीज ओनली आफ्टर कंसल्टिंग देम। मैं यूजुअली उनसे कंसल्ट करके ही पॉलिसीज फॉर्म करती हूँ। आई ट्राई टू इंश्योर दैट दे आर मोटिवेटेड। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ वो हमेशा मोटिवेटेड रहें। आई यूजुअली गिव देम परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट। मैं उनको हमेशा परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट ही देती हूँ। द कंपनी इन जनरल रिवॉर्ड्स द एम्प्लॉयज इन सच अ वे दैट दे गेट अ फीलिंग ऑफ ऑनरशिप अमंग द एम्प्लॉयज एंड एट द सेम टाइम मेक्स देम कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये सेंटेंस आपको कुछ सुना सुना लग रहा होगा। ये सैम्पल पेपर 1 में भी ऐसा कुछ एक क्वेश्चन आया था जहाँ पे सेम एग्जैक्ट सेंटेंस इस्तेमाल हुआ था। तो विनीता कहने की कोशिश करिए कि यूजुअली हम परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट्स देते हैं लोगों को, उनसे डिस्कस करके पॉलिसीज फॉर्म करते हैं एंड साथ ही साथ उनको ऐसे रिवॉर्ड्स देते हैं कि उनको ऑनरशिप वाली फीलिंग आए। वो कैसे आएगी? याद करो, सैम्पल पेपर 1 में किया था ना क्वेश्चन। सो दिस इज द केस स्टडी। अब पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, या फिर पॉज करके खुद से रीड करो, फिर मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ। जो फर्स्ट MCQ से पूछा हुआ है वो पूछा हुआ है, विच लीडरशिप स्टाइल इज फॉलोड बाय गरिमा। जो गरिमा जी हैं उन्होंने किस प्रकार का लीडरशिप स्टाइल फॉलो किया है? इज इट ऑटोक्रेटिक, इज इट डेमोक्रेटिक, इज इट लेजर-फेयर या फिर बोथ BNC? बताइए। गरिमा कौन है? वो ऊपर वाली जो बोलती है मैं कभी किसी की नहीं सुनती, मैं खुद से डिसाइड करती हूँ मेरे सबऑर्डिनेट क्या करेंगे और अगर वो टाइम पे काम कंप्लीट नहीं करते तो मैं स्ट्रिक्ट एक्शन ले लेती हूँ। मैं सिर्फ खुद की सुनती हूँ, मैं किसी और की नहीं सुनती। ये कौन सा वाला स्टाइल होता है लीडरशिप का? ये होता है ऑटोक्रेटिक स्टाइल, मतलब मैं जो बोलूँ वही हो, ठीक है, और किसी की नहीं सुनी जाएगी। थोड़ा बहुत मेरे से मिलता जुलता है, ठीक है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? A। सेकेंड क्वेश्चन, विच लीडरशिप स्टाइल इज फॉलोड बाय विनीता। विनीता जी ने किस तरह की लीडरशिप स्टाइल फॉलो की है? ये सबकी सुनती हैं, सबको मौका देती हैं, उसके अकॉर्डिंग पॉलिसीज फॉर्म करती हैं। कौन सा वाला स्टाइल है? ये वाला स्टाइल है डेमोक्रेटिक, जहाँ पे सबकी सुनी जाती है। जैसे हमारा इंडिया, यहाँ पे हर एक इंसान को बोलने की इजाज़त है, ठीक है, एंड एट द सेम टाइम हमें गवर्नमेंट भी खुद ही चुनते हैं, सब लोग मिलके अपनी गवर्नमेंट चुनते हैं, तो सबकी सुनी जाती है। तो ये कौन सा स्टाइल हुआ? डेमोक्रेटिक स्टाइल, जिस लाइक इंडिया में डेमोक्रेसी है। तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? B। Now it's turn of third question। ये बोलते हैं which non financial incentive was given by Vinita's company। कौन सा non
फाइनेंशियल इंसेंटिव विनीता की कंपनी द्वारा दिया जाता था। नाम ध्यान से पढ़ना, नॉन फाइनेंशियल लिखा है, फाइनेंशियल नहीं लिखा। नॉन फाइनेंशियल कौन से वाला इंसेंटिव विनीता की कंपनी द्वारा किया जाता था? करियर एडवांसमेंट देते थे, नहीं कोई मेंशन नहीं था। स्टेटस देते थे, नहीं कोई मेंशन नहीं था। जॉब एनरिचमेंट देते थे, नहीं कोई मेंशन नहीं था। एक चीज मेंशन थी, क्या थी वो? परमानेंट एम्प्लॉयज वाला टारगेट उनको दिया, मतलब वो दिया जाता था, स्टेटस दिया जाता था, राइट। तो ये क्या है? जॉब सिक्योरिटी, कि तुम्हारे हाथ से तुम्हारी जॉब कोई नहीं छीन सकता है। परमानेंट, व्हाट वाज द वर्ड? लेट मी गेट बैक टू दैट क्वेश्चन। इट सेज परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट, ये टर्म है जो कि जॉब सिक्योरिटी को वो करती है, दर्शाती है, ठीक है। सो जॉब सिक्योरिटी will be the correct answer. C will be the correct answer. चले फिर फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन बोलता है which financial incentive was given by the company। ऊपर वाली कंपनी, गरिमा वाली कंपनी में तो कुछ ऐसा इंसेंटिव का था ही नहीं। इंसेंटिव का कहाँ था? सेकेंड वाले में विच फाइनेंशियल इंसेंटिव वॉज गिवन बाय कंपनी। विनीता की जो कंपनी थी वो फाइनेंशियल इंसेंटिव कौन सा देती थी? वो वाला जिसको लेके लोगों को ऑनरशिप वाली फीलिंग आती थी। कौन से वाले में आती है? कौन से वाले में आती है? पे अलाउंसेस में नहीं, बोनस में नहीं, प्रॉफिट शेयरिंग में नहीं, स्टॉक ऑप्शन में। जब आपको शेयर्स का पार्ट दे दिया जाता है कि भाई लो शेयर्स घर लेके चले जाओ, जब आप शेयर्स ले लोगे तो शेयर्स लेने के बाद आप क्या बन जाओगे? आप ऑनर बन जाओगे, तो ऑनरशिप वाली फीलिंग भी आने लग जाएगी आपको। सी कितना सिंपल और इजी क्वेश्चन था, बट वही है कि बच्चे इसमें भी गलती कर देते हैं। इसलिए एक बार फिर से ध्यान दो, समझ लो, इस पैटर्न से तुम्हारे क्वेश्चन आ सकते हैं। आई सीरियसली डू नॉट वांट कि प्रीवियस ईयर और सैम्पल पेपर देखने के बाद भी कोई बच्चा अगर सेम नेचर के क्वेश्चन आते हैं वो गलत करके आए। मेरे को चाहिए तुम लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करके आओ, ठीक है। तो ये देख लो, फर्स्ट का आंसर ऑटोक्रेटिक, सेकंड का डेमोक्रेटिक, थर्ड का जॉब सिक्योरिटी एंड फोर्थ का स्टॉक ऑप्शन। Now let's move to next question again। एक और केस स्टडी है, ये क्या बोलती है, चलिए पढ़ते हैं। ओके, ये है अनु की केस स्टडी। इसमें ये बोल रहे हैं अनु's grandfather was unwell. He called Anu and gave her a box containing cash and certain papers which were crumbled. She saw them carefully and found that these were share certificates. Anu now wants to know the process through which she can trade in these shares. She also learnt about the trading procedures and got to know about SEBI as well. She told her friend Yamuna, SEBI regularly inspects the various elements of trading and also conducts the brokers' inquiries. SEBI also promotes fair trade practices for investors' protection. It also controls insider trading and imposes penalties in case of such malpractices. She also told her friend about many instruments such as commercial papers or bills which are not trading on stock exchange. सो भैया अनु के ग्रैंडफादर जो मतलब उनके दादा हैं वो बीमार हैं, तो ऑब्वियसली जब दादा बीमार होते हैं तो वो यूजुअली क्या करते हैं, अपनी सारी जो पोजेशंस होते हैं वो किसी और को देके जाते हैं। तो उन्होंने अनु को बुलाया और उनको एक बॉक्स दिया जिसमें थोड़ा सा कैश था और कुछ पेपर्स थे जो क्रम्बल थे। अनु ने वो पेपर खोल के देखे तो शी गॉट टू नो ये तो शेयर सर्टिफिकेट्स है किसी पर्टिकुलर कंपनी के। तो उसने फिर देखा कि कैसे वो इन शेयर सर्टिफिकेट्स को ट्रांसफर कर सकती है, ट्रेड कर सकती है। ट्रेडिंग प्रोसीजर पूरा देख लिया, साथ ही साथ उसने देखा सेबी के फंक्शंस को। मतलब बेसिकली एक चीज़ देख रही थी तो अपन करते हैं ना, एक चीज़ गूगल करते हैं, फिर वहाँ से हम सेकंड पेज पे जाते हैं, फिर और देखने लग जाते हैं और देखने लग जाते हैं। तो वैसे इसने शेयर सर्टिफिकेट्स का ट्रेडिंग देखा और साथ ही साथ सेबी के फंक्शंस भी पढ़ लिए। तो कुछ फंक्शंस यहाँ पे लिखे हुए हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। जो फंक्शंस लिखे हुए हैं वो सब यही हैं कि रेगुलेटरी फंक्शन होते हैं सेबी के, प्रोटेक्टिव फंक्शन होते हैं, सेबी ये करता है, सेबी वो करता है, सेबी ये, सेबी वो। और साथ ही साथ उसने ऐसे भी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ा जो बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं किए जाते हैं, नॉट ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो ये पूरी केस स्टडी है। चाहिए सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे आराम से खड़े होकर पढ़िए, पॉज करके वीडियो को, मतलब बैठ के भी पढ़ सकते हो, लेट के भी पढ़ सकते हो, जैसे तुम्हारा मन करे। ऐसा खड़े होकर पढ़ने का ही वो नहीं है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन दिखाओ। सो फर्स्ट क्वेश्चन है which process would have been done by Anu to facilitate trading। अभी देखिए अनु के पास क्या है, फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स हैं, फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स हैं जिसको इसने ट्रेड कराना है आगे। तो सबसे पहले अनु को क्या करना पड़ेगा, आप मुझे बताइए। आज की डेट में फिजिकल सर्टिफिकेट्स की कुछ रेलेवेंस है?
नहीं है। उसे हम किस में कन्वर्ट करते हैं? उसे हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। और फिजिकल से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करने वाली प्रोसेस को क्या बोला जाता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, डीम्यूचुअलाइजेशन, म्यूचुअलाइजेशन, रीमटेरियलाइजेशन एंड डीमटेरियलाइजेशन। बताइए क्या बोला जाता है उस प्रोसेस को जिसमें हम फिजिकल से इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट करते हैं शेयर्स को? द प्रोसेस इज कॉल्ड एज dematerialization. So C will be the correct answer of question number 5. I hope अभी तक मैंने 5 जो क्वेश्चन आपको करवाए हैं, 5 के आंसर आपसे बन गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, which function is highlighted in the lines SEBI regularly inspects the various elements of trading and also conducts the broker's inquiry. कौन से वाला फंक्शन इस लाइन में हाईलाइटेड है कि सेबी रेगुलरली इंस्पेक्ट करता रहता है अलग अलग वेरियस एलिमेंट्स ऑफ ट्रेडिंग के अलग अलग एलिमेंट्स और कंडक्ट करता है ब्रोकर्स के इंक्वायरीज को? बताइए क्या ये सेबी का प्रोटेक्टिव फंक्शन है, डेवलपमेंटल फंक्शन है, रेगुलेटरी फंक्शन है, नन ऑफ द अबव? इसके लिए ना ये जो चैप्टर था ना सेबी वाला, इसमें जो सेबी के फंक्शंस दिए हुए थे उसका सेग्रीगेशन दिया हुआ था कि ये प्रोटेक्टिव है, ये डेवलपमेंट है, ये रेगुलेटरी फंक्शंस है। उनके अंदर क्या क्या पॉइंट्स मेंशन है वो आपको याद रखने पड़ेंगे। तो इस नेचर का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, सेकेंड टाइम आ रहा है, तो इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को अच्छे से पढ़ के जाना। तुम सैंपल पेपर सॉल्व करते करते गलती कर सकते हो, दैट इज अलाउड, लेकिन तुम 17 मई वाले पेपर में कोई गलती नहीं कर सकते, दैट इज नॉट अलाउड। तो अभी जितनी गलतियां करनी है, जितना सीखना है सीख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 17 मई को मुझे चाहिए हर एक बच्चा अच्छे से पेपर करके आए। चलिए इसका आंसर है रेगुलेटरी फंक्शन। ये सेबी का क्या है? रेगुलेटरी फंक्शन है, जिसमें वो अलग अलग वो देखता है, एस्पेक्ट्स देखता है, अलग अलग एलिमेंट्स देखता है, ट्रेडिंग का इंस्पेक्ट करता है और ब्रोकर्स के इंक्वायरीज करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। ये बोलता है which function is highlighted in the lines SEBI also promotes fair trade practices for investors protection, it also controls insider trading and imposes penalties in case of such malpractices। इस पर्टिकुलर लाइन से कौन से वाला फंक्शन हाईलाइट होता है सेबी का? सेबी प्रमोट करता है फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन के बारे में सोचता है, इनसाइडर ट्रेडिंग को कंट्रोल करता है और ऐसे लोग जो कि मैल प्रैक्टिसेस करते हैं उनके ऊपर पेनल्टीज इंपोज करता है। फर्स्ट है प्रोटेक्टिव, सेकेंड है डेवलपमेंटल, थर्ड है रेगुलेटरी, नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव तो आंसर नहीं है, बाकी 3 में से पता लगाइए। आंसर इज प्रोटेक्टिव फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे बकायदा इन्होंने लिख दिया है इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन के बारे में सोचता है, इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोचता है, तो ये कौन सा फंक्शन होगा? उसका प्रोटेक्टिव फंक्शन होगा। सो 7th का आंसर है ए। चलिए 8th क्वेश्चन, which markets instrument are discussed in the lines he also told his friend about many instruments such as commercial papers or bills which are not traded on stock exchange। उसने कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में भी बात किया जो कि स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं होते हैं। वो इंस्ट्रूमेंट कौन से मार्केट से रिलेट करते हैं? आप मुझे एक बात बताइए, स्टॉक एक्सचेंज कौन से मार्केट से रिलेट करता है? स्टॉक एक्सचेंज कौन से मार्केट से रिलेट करता है? स्टॉक एक्सचेंज रिलेट करता है हमारा कैपिटल मार्केट से। और अगर इस पे कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो ट्रेड नहीं होते तो वो कौन से मार्केट के होंगे? वो होंगे हमारे मनी मार्केट के, क्योंकि कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, दो ही तो मार्केट्स हमने पढ़े। सो आंसर क्या होगा आपका? मनी मार्केट। सो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं कमर्शियल पेपर्स, बिल्स। आपको तो वैसे ही पढ़ के पता चल गया होगा कमर्शियल पेपर्स कौन से मार्केट में बिकते हैं, वो मनी मार्केट में बिकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इन्हें स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं बेचा जाता है। चलिए अब हम आ जाते हैं हमारे 9th क्वेश्चन पे। ज्ञान लिमिटेड इज, अच्छा 8th क्वेश्चन मतलब कंप्लीट हो गया, वो पुराने वाले केस स्टडी वाला क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। बट जहाँ तक मुझे याद है इसमें अच्छा हो गए, सारे क्वेश्चन हो गए। ठीक है, ग्रेट। चलिए अब हम 9th क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। 3 मार्क्स का है ये क्वेश्चन। अभी तक जो हमने क्वेश्चन देखे हैं वो सारे एमसीक्यू थे, तो वो 1-1 नंबर के थे। ये अब आया है 3 नंबर का क्वेश्चन जिसमें आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, so it says Gyan Limited is a highly reputed company of dairy products in urban area. It decided to shift their plant in rural area to get the cost benefits and providing employment opportunities to the locals, especially women. They decided to have a functional structure of organization to get managerial and operational efficiency.
Human resource management was assigned for staffing process. They analyzed the actual number and type of persons required in each department with keeping in mind the objective of women empowerment. Identify the steps identify the step of staffing stated in the above paragraph and explain the next 3 steps that they will have to undertake for obtaining a satisfied workforce for their new plant. ओके, सो केस बेस्ड क्वेश्चन है अगेन ये. चलो इसकी पहले हिंदी देख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं क्या लिखना है इसमें. देखिए, ज्ञान लिमिटेड जो है वो बहुत ही रिप्यूटेड कंपनी है. किसकी? डेयरी प्रोडक्ट्स की. और कहाँ लोकेटेड है? ये अर्बन एरिया में लोकेटेड है. मतलब बेसिकली डेयरी प्रोडक्ट्स की एक कंपनी है जो कि अर्बन एरिया में लोकेटेड है, शहर वाले एरिया में लोकेटेड है. और पता नहीं क्यों रेड कलर नहीं हो पा रहा, हो गया फाइनली. चलिए, और इट हैज़ डिसाइडेड टू शिफ्ट its plant in rural area to get the cost benefit in providing employment opportunities to the locals, especially women's. ये सोच रहे हैं क्यों ना अब हम अर्बन एरिया से शिफ्ट करें रूरल एरिया पे. क्यों करें? ताकि एक तो हमें कॉस्ट का बेनिफिट मिल जाए. कॉस्ट का बेनिफिट कैसे मिलेगा? कॉस्ट का बेनिफिट ऐसे मिलेगा कि अर्बन एरिया में आपने यूजुअली देखा होगा खर्चे ज़्यादा होते हैं, राइट. मतलब अगर आप कभी आपका ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो कि आपको रूरल एरिया और अर्बन एरिया दोनों में रहने का मौका मिला हो, जैसे मेरा रहा है एक्सपीरियंस. आई वॉज 14 व्हेन आई शिफ्टेड टू अर्बन एरिया. उससे पहले आई वॉज लिविंग इन अ रूरल एरिया. तो आई नो रूरल एरिया के एक्सपेंडिचर्स बहुत कम होते हैं, वहाँ पे हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा सस्ती होती है. लेकिन व्हेन इट कम्स टू अर्बन एरियाज यहाँ पे बहुत खर्चे होते हैं भाई, बहुत ज़्यादा ही खर्चे होते हैं. ठीक है, तो अब अर्बन एरिया में तुमने अगर फैक्ट्री सेट की होगी तो तुम्हारे खर्चे ज़्यादा होंगे. जो लोग तुम्हारे यहाँ पे काम करने आ रहे हैं क्योंकि उन्हें भी अपनी लाइवलीहुड के बारे में सोचना है, तो वो तुमसे सैलरी भी ज़्यादा लेंगे, इंडीड लेंगे, राइट. तो इस तरीके से आपके बहुत ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं अर्बन एरिया में. लेकिन वही प्लांट को अगर तुम रूरल एरिया में शिफ्ट कर दोगे तो रूरल एरिया में तुम्हारे वो खर्चे थोड़े से कट हो जाएंगे. जो सैलरीज तुम्हें पे करनी है वो तुम्हें थोड़ी कम करनी पड़ेंगी क्योंकि उन लोगों का लाइवलीहुड भी ऐसे रहेगा, सस्ते वाला रहेगा, तो आप उनको सस्ते में ही निपटा सकते हो. और स्पेशली इस कंपनी ने ये सोचा था कि ये विमेंस को ज़्यादा हायर करना चाहती हैं अपने रूरल एरिया वाले ब्रांच में. They decided to have functional structure of organization to get the managerial and operational efficiency. हमने organizing chapter में 2 टाइप के structures पढ़े थे. One was functional, another one was divisional. Divisional मतलब basically जहाँ पे बहुत सारे products होते हैं तो products के basis पे bifurcation होता है. पूरा organization products के basis पे होता है. First से cosmetics, चप्पल, सिंदूर, पेन, वॉचेस, ऐसे. ठीक है, लेकिन ऑन द अदर साइड फंक्शनल में हम बेसिकली फंक्शंस पे फोकस करते हैं कि ये हो गया मार्केटिंग फंक्शन, ये हो गया सेल्स फंक्शन, ये हो गया हमारा परचेज फंक्शन. तो ऐसे फंक्शंस पे बाइफिकेशन होती है. तो यहाँ पे इन वाली कंपनी ने फंक्शनल स्ट्रक्चर चूज़ किया था अपनी कंपनी के लिए. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वॉज असाइंड फॉर स्टाफिंग प्रोसेस. जो HR मैनेजमेंट थी उसको स्टाफिंग का काम दिया गया था. HR का ही मेन काम रहता है स्टाफिंग का. स्टाफिंग में क्या होता है? हायरिंग न्यू पीपल. They analyze the actual number and type of persons required in each department. इन लोगों ने एनालाइज किया एक्चुअल कितने नंबर चाहिए और कितने टाइप ऑफ पर्सन्स चाहिए हर एक डिपार्टमेंट में, कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ विमेन एम्पावरमेंट. विमेन एम्पावरमेंट के ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए. कहने का मतलब ये है कि HR मैनेजमेंट को काम दे दिया तुमने स्टाफिंग का, अब वो स्टाफिंग करेंगे, मतलब हायरिंग करेंगी. अब हायरिंग करते हुए उन्हें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि उनका मेन ऑब्जेक्टिव था, उनकी कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव था कि ज़्यादा से ज़्यादा विमेंस को हायर कर सके हम. ठीक है, क्योंकि हमने ऊपर वाले लाइन से भी पढ़ा, ये रूरल एरिया में वो कर रहे हैं और यह ज़्यादा से ज़्यादा किसको अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं, और विमेंस को देना चाहते हैं अपॉर्चुनिटी. ठीक है, तो वही इनका मेन मोटिव है विमेन एम्पावरमेंट की. लोग मतलब औरतें वो हों एम्पावर की, मेरे को हिंदी नहीं पता, लेकिन आगे बढ़े लाइफ में. Identify the step of staffing stated in the above paragraph and explain the next 3 steps that will have to undertake for obtaining a satisfied workforce for their new plant. अब इस वाली लाइन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना. रीज़न बीइंग यहाँ इन्होंने बोला है कि स्टाफिंग की कौन से वाली स्टेप आपको ऊपर वाले पैराग्राफ में आइडेंटिफाई करने को मिली है. मतलब ये जो ऊपर वाला पैराग्राफ है, स्पेशली ये 3-4 लाइंस, इसमें आपको स्टाफिंग की कौन से वाली स्टेप देखने को मिल रही है, एक तो वो बताओ. ठीक है, वो आइडेंटिफाई कर लिया. उसके बाद उस स्टेप के बाद और कौन कौन से स्टेप्स आते हैं उसके बारे में आपको बताना है. ठीक है,
तो 3 मोर स्टेप्स नेक्स्ट जो भी आएंगे, जो आपने स्टेप आइडेंटिफाई किया वो सारा आपको एक्सप्लेन करना है एंड दैट्स द क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल सरल क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पहले अर्बन एरिया में थी, अब रूरल एरिया में आना चाहती है। रूरल एरिया में क्यों आना चाहती है? ताकि उनको कॉज का बेनिफिट मिल सके या ना द सेम टाइम वो वुमेन एम्पावरमेंट में थोड़ा सा अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कर सके। कैसे करेंगी? औरतों को हायर करके, ठीक है। और स्टाफिंग की एक प्रोसेस मतलब वो दी हुई है, प्रोसेस का एक स्टेप दिया हुआ है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद आगे के जो स्टेप्स होते हैं वो आइडेंटिफाई करने मतलब वो लिखने हैं, ठीक है। और वो मैं आपको बता दूं, आपको आंसर इस वाली लाइन से मिल जाएगा। मैंने इतना हिंट दे दिया आपको। अब 1 सेकंड के लिए पॉज कर लो, अच्छे से पढ़ लो क्वेश्चन को और उसके बाद बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। एंड आई होप जो भी स्टूडेंट्स मुझसे पढ़े हैं उनसे ये आंसर्स बन रहे हैं, आपको कोई भी तकलीफ नहीं जा रही है क्वेश्चन सॉल्व करने में। अगर कहीं पे भी कोई भी तकलीफ जा रही है, फट से जाके वो वापस वीडियो देखो जो मैंने पहले बनाई हुई है आप लोगों के लिए, और अपने डाउट्स क्लियर करो और उसके बाद ये सॉल्व करना आगे के, ठीक है। आंसर दिखाओ, चलिए। सो वो जो पॉइंट था कि आपने एक्चुअली मेजर किया कितने लोगों की आवश्यकता है, वो था एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। मतलब आप एस्टिमेट कर रहे हो कि कितने लोगों की और आवश्यकता है, कितने हमारे पास ऑलरेडी हैं और किस टाइप के लोग हमें और चाहिए। तो एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, इट मीन्स टू एस्टिमेट द नंबर एंड टाइप ऑफ पर्सन्स रिक्वायर्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये होता है एस्टिमेट करना टाइप और नंबर कितने चाहिए आपको ऑर्गेनाइजेशन में ऑफ पीपल, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में। अब इसके बाद के जो स्टेप्स होते हैं उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको स्टाफिंग प्रोसेस को रिवाइज करना है, ठीक है। स्टाफिंग प्रोसेस जैसे ही आपने रिवाइज किया आपको पता चलेगा रिक्रूटमेंट उसका नेक्स्ट स्टेप है। तो इट सेज इट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब्स। ये एक प्रोसेस है जिसमें आप सर्च करते हो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज को और स्टिमुलेट करते हो टू अप्लाई फॉर जॉब्स। मतलब बेसिकली आप ढूंढते हो, आप लोगों को मौका देते हो कि आइए हमारे यहाँ पे ये वैकेंसी निकली है, आके हमारे यहाँ पे आप क्या करिए, वो करिए, अप्लाई कीजिए बेसिकली, ठीक है। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस आता है जिसमें आप बेसिकली जो लोग आए हैं आपके पास उनमें से शॉर्ट लिस्ट करते हो कि किन लोगों को आगे लेके जाना है। फिर होता है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। एक बार आपने सिलेक्शन कर लिया, आपको समझ में आ गया कि हाँ इस इंसान को मुझे आगे लेके जाना है, तो उसके लिए आप उसको पहले तो प्लेसमेंट देंगे, उसके बाद आप उसको ऑर्गेनाइजेशन के जो बाकी लोग हैं, जो सिस्टम है उससे इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसे बोलते हैं ओरिएंटेशन, ठीक है। तो वंस द एम्प्लॉय इज सिलेक्टेड ही इज गिवन द पोस्ट नोन एज प्लेसमेंट। और ओरिएंटेशन मतलब इंट्रोड्यूस करना उसको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 जो कि बोलता है डायरेक्टिंग इज एन एग्जीक्यूशन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जस्टिफाई। मैनेजमेंट के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो ये यहाँ बोल रहे हैं डायरेक्टिंग मैनेजमेंट का वो फंक्शन है जो कि एग्जीक्यूशन से रिलेटेड होता है। मतलब इससे एग्जीक्यूशन शुरू होता है, शुरू नहीं मतलब इससे एग्जीक्यूशन होता है मेनली, ठीक है। मेजरली एग्जीक्यूशन इसमें होता है। या फिर एक इंटरनल चॉइस में दिया हुआ है क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लीडरशिप एज एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। हम सबको पता है डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट होते हैं, मोटिवेशन, सुपरविजन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन। तो आपको उनमें से लीडरशिप वाला जो एलिमेंट है उसको एक्सप्लेन करना है। यू हैव टू एक्सप्लेन द एलिमेंट ऑफ लीडरशिप, ठीक है। तो इसको मतलब शॉर्ट नोट लिखना है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं, शॉर्ट नोट। और कितने नंबर का क्वेश्चन है? आई गेस 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो 3 नंबर का होगा। उसके बेसिस पे यू हैव टू राइट योर आंसर। चले देखिए आंसर। Okay, so directing refers to the process of instructing, guiding, leading and motivating people in the organization to achieve predetermined goals. आप किसी को motivate, किसी को guide, किसी को lead, किसी को instruct क्यों करेंगे? आप ये सब तामझाम इसलिए करेंगे क्योंकि आपको उस इंसान को ये फील करवाना है कि भैया तुम काम करो ताकि ऑर्गेनाइजेशन ने जो अपने लिए सपने बुने हैं उन्हें हम अचीव कर सके। क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का जो एम्प्लॉय होता है उसके कंट्रीब्यूशन से, उन सबके कलेक्टिव कंट्रीब्यूशन से ही तो ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ता है। ऑर्गेनाइजेशन क्या खुद के पैरों में वो डाल लेता है, पहिए लगा लेता है कि चलो मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, चलो मुझे उस डायरेक्शन में जाना है? नहीं, ऐसा नहीं होता ना। एम्प्लॉयज जो उनके यहाँ पे काम कर रहे होते हैं वो मिलके लेके जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन को किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में।
सो येस इंडीड डायरेक्टिंग में एग्जीक्यूशन तो छुपा ही होता है, क्योंकि यहाँ पे मेन काम आता है लोगों को मोटिवेट, इंस्ट्रक्ट और गाइड करने का. डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन. डायरेक्टिंग इज एन एग्जीक्यूशन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट while the other functions prepare a setting for action. Directing initiates action in the organization. Directing का जो first importance है ना, उसी में ये लाइन लिखी हुई थी, डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन. डायरेक्टिंग से एक्शन शुरू होता है, ये एक्शन में इनिशिएशन डालते हैं. डायरेक्टिंग इज एन एग्जीक्यूशन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. डायरेक्टिंग एक एग्जीक्यूशन फंक्शन है मैनेजमेंट का. while the other functions prepare a setting for action, डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन. जबकि बाकी सारे जो फंक्शंस होते हैं ना, वो सेटिंग करते हैं एक्शन की. मतलब होता है ना, एक होता है एग्जैक्टली काम करना, एक होता है काम से पहले प्रेपरेशन करना, राइट. जैसे मैं बोलूँ फॉर से आपने सोचा कि मुझे 12th क्लास में 95% चाहिए, ठीक है, दिस इज योर गोल, राइट. आपने ये सोच लिया, फिर आपने सोचा ये मैं अचीव कैसे करूंगा, तो आपने पूरी प्लानिंग कर ली, तो पूरा सब सोच लिया कि हाँ इतना टाइम डिवोट करूंगा, ऐसा टाइम टेबल बनाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसे रहेगा, वैसे रहेगा. अब फाइनली एक दिन ऐसा आएगा ना जिस दिन आप बैठ के पढ़ाई करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली पढ़ाई करने से तो आपको वो अचीव होगा जो आपने सोचा है. बट उससे पहले जो आपने ये प्रेपरेशन करके रखे हैं कि बुक्स को एक जगह सेट करके रखा है, एक सब्जेक्ट की बुक्स यहाँ है, एक से किया है. मतलब जब मेरे एग्जाम होते थे ना, तो CS में जैसे 8 सब्जेक्ट्स रहते थे, तो मैं क्या करती थी, अब हर एक बुक के रेफरेंस बुक्स भी होती हैं, हर एक बुक के नोटबुक्स भी होती हैं, कोचिंग क्लासेस वाली बुक्स भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. तो व्हाट आई यूज्ड टू डू, मैं अपने टेबल पे ना ऐसे पूरा पाइल कर वो कर देती थी सेट, कि एक सब्जेक्ट की सारी बुक्स यहाँ पे, दूसरे सब्जेक्ट की सारी बुक्स यहाँ पे, तीसरे सब्जेक्ट की यहाँ पे, चौथे की यहाँ पे. और जैसे जैसे एग्जाम होता रहता था मैं उन बुक्स को हटाती जाती थी, जिससे मुझे थोड़ा सा अपना वर्कलोड कम दिखाई देता था. बट हाँ, इट यूज टू वर्क फॉर मी, बट आई एम नॉट सेइंग कि सबके लिए वर्क करता है, क्योंकि कई बार होता है बच्चे ना बहुत सारी बुक्स एक साथ देके पैनिक करते हैं. ये मैं करती थी यूजुअली अपने भाई के रूम में, मतलब भाई के रूम में जो उनका स्टडी टेबल था उसमें मैं यूँ सारा सजा देती थी, और आई यूज टू स्टडी इन माई ओन रूम. तो मेरे को वो ज़्यादा दिखती नहीं थी, बस ये दिखता था कि हाँ ये बुक्स हैं जो मुझे फिनिश करनी है, और जैसे ही ख़त्म हुई उठा के अंदर डाल दिया कि भैया अब इतनी बची हैं, फिर अंदर डाल दिया इतनी बची हैं. तो उससे थोड़ा सेटिस्फैक्शन भी मिलता है और थोड़ा आपका वर्कलोड भी कम होता है. तो येस आई यूज टू डू दिस. बट ये सारा तामझाम जो आप करते हो, ये मतलब ये पढ़ाई के अलावा होता है और पढ़ाई से पहले होता है, राइट. फिर उसके बाद आप एग्जैक्टली पढ़ाई करना शुरू करते हो. तो वही चीज़ दी हुई है कि मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शंस होते हैं उसमें मैक्सिमम फंक्शंस एक्शन की प्रिपरेशन के लिए होते हैं, लेकिन जो एग्जैक्टली एक्शन स्टार्ट करता है ना, वो डायरेक्टिंग फंक्शन होता है. Therefore, a manager has to perform this function according to planning, organizing, staffing and controlling. इसलिए मैनेजर को ये वाला फंक्शन थोड़ा सा बाकी सब फंक्शंस के अकॉर्डिंग परफॉर्म करना पड़ता है, ठीक है. चलिए, अब जो सेकंड क्वेश्चन था लीडरशिप के ऊपर छोटा सा नोट लिखना था, तो उसमें ये बोलते हैं, इट मे बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ पीपल इन अ ग्रुप सो दैट देयर एफर्ट्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ गोल्स. अकॉर्डिंग टू जॉर्ज टेरी, लीडरशिप इज द एक्टिविटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल टू स्ट्राइव विलिंगली फॉर ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स. लीडरशिप बेसिकली एक एक्टिविटी है लोगों को इन्फ्लुएंस करने की, ताकि वो विलिंगली ग्रुप गोल्स के लिए तैयार हो जाए और एफर्ट्स लगाना शुरू कर दे. मतलब किसी को बेसिकली अंदर से इन्फ्लुएंस करना कि भैया तुम चलो शुरू हो जाओ, लग जाओ काम पे, और हमें क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना है. यू डोंट हैव टू मेंशन द नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन, क्योंकि अगर तुम नाम मेंशन करोगे तो तुम्हें एग्जैक्टली वही डेफिनेशन लिखनी होगी जो उन्होंने बोली है. भाई देखो, कई बार क्या होता है, हम एग्जैक्ट डेफिनेशन याद नहीं रख पाते, हमें इतनी सारी चीज़ें याद रखनी है पेपर में, इतनी सारी चीज़ें लिख के आने, तो उसमें कभी कभी हो सकता है छोटा मोटा इधर से उधर हो जाए. तो वहाँ पे अगर आपने किसी बंदे का नाम मेंशन कर दिया, फॉर से जॉर्ज टेरी का नाम ही मेंशन कर दिया और डेफिनेशन में थोड़ा बहुत इधर उधर कर दिया, तो फिर वो थोड़ा गलत कंसिडर किया जाता है. इसलिए अगर किसी इंसान का नाम मेंशन करो तो डेफिनेशन एग्जैक्टली वही मेंशन करना जो उसने दी है, और नाम मेंशन नहीं कर रहे तो कुछ भी लिख देना, ठीक है. सो दैट्स इट. ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है. जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लें. डन. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11. ये है एक केस बेस्ड क्वेश्चन. ये बोलते हैं, Surya Motors is the manufacturer of sophisticated cranes. The production manager of the company reported to the chief executive officer Ashish Jain that one of the machines used in manufacturing sophisticated cranes had to be replaced to compete in the market as other competitors were using automatic machine for manufacturing cranes. After a detailed analysis, it was decided to purchase a new automatic machine having the latest technology.
It was also decided to finance this machine through long-term sources of finance. Ashish Jain compared various machines and decided to invest in the machine which would yield the maximum returns to its investors. First question जो इससे पूछा हुआ है वो है identify the financial decision taken by Ashish Jain. Second था explain any 3 factors affecting the decision identified in one above. ठीक है, साथ ही साथ आप देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ है और मतलब एक इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन और है नरेंद्र लिमिटेड, ये भी केस बेस्ड क्वेश्चन है, दोबारा से पढ़ लेते हैं इसको भी. Narendra Limited is dealing in a import of organic food items in bulk. The company sells the item in smaller quantities in attractive packages. Performance of the company has been up to the expectations in the past. Keeping up with the latest packaging technology, the company decided to upgrade its machinery. For this, the finance manager of the company, Mr. Vikrant, estimated the amount of funds required and the timings. This will help the company in linking the investment and the financing decision on a continuous basis. Therefore, Mr. Vikrant began with the preparation of sales forecast for the next 4 years. He also collected the relevant data about the profit estimates in the coming year. ठीक है, चलिए अब एक एक करके हिंदी पढ़ लेते हैं और ये थोड़ा सा पोर्शन रह गया, ये देख लेते हैं. By doing this, he wanted to be sure about the availability of the funds from the internal sources. For the remaining funds, he is trying to find alternative sources. Identify the financial concept discussed in the above paragraph. Also state any 2 points of importance of the financial concept so identified. Okay, चलिए. So Surya Motors एक मैन्युफैक्चरर है सोफिस्टिकेटेड क्रेन्स का. द प्रोडक्शन मैनेजर, जो प्रोडक्शन मैनेजर है उस कंपनी का, उसने सीईओ आशीष जैन को बताया है कि सर हमें अगर सोफिस्टिकेटेड क्रेन्स बनानी है तो हमें एक मशीनरी थोड़ा सा रिप्लेस करनी पड़ेगी ताकि हम कॉम्पिटिटर्स को एक एज दे पाए. ऑटोमेटिक मशीन लानी पड़ेगी हमें बेसिकली. ठीक है, आफ्टर अ डिटेल्ड एनालिसिस, एक डिटेल्ड एनालिसिस करने के बाद इट वाज डिसाइडेड टू परचेज अ न्यू ऑटोमेटिक मशीन हैविंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. इन लोगों ने डिसाइड किया कि एक नई ऑटोमेटिक मशीन खरीदते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की. It was also decided to finance this machine through long-term finances of sources of finance. इन्होंने साथ में ये भी डिसाइड किया कि इस मशीन को फाइनेंस करने के लिए हम लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस का इस्तेमाल, सोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे. Ashish Jain compared various machines and decided to invest in the machine which would yield the maximum returns to its investors. Ashish Jain ने बहुत सारी machines को compare किया और लास्ट में डिसाइड किया ऐसी मशीन जो कि मैक्सिमम रिटर्न्स देगी. अब आपको आइडेंटिफाई करना है फाइनेंशियल डिसीजन जो कि आशीष जैन ने लिया है और दूसरा 3 फैक्टर्स जो कि उस पर्टिकुलर डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं. यहाँ पे पूरा पढ़ लिया आपने. फाइनेंशियल डिसीजन में हम कौन कौन से डिसीजन लेते हैं, या तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं या फिर फाइनेंस डिसीजन लेते हैं या फिर डिविडेंड डिसीजन लेते हैं. ये मैं आपको बता दूं, ये वाला तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि डिविडेंड के बारे में तो दूर दूर तक बात नहीं हुई. आपको डिसाइड करना है इन दोनों में से कौन से वाला है. इतना हिंट मैं आपको अपनी तरफ से दे रही हूँ. एंड एट द सेम टाइम ये डिसाइड करने के बाद आपको ये भी देखना है 3 फैक्टर्स जो कि इस डिसीजन को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, वो भी बताने हैं. और सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें नरेंद्र लिमिटेड की कंपनी, नरेंद्र लिमिटेड की स्टोरी दी हुई है. इट सेज नरेंद्र लिमिटेड इज डीलिंग इन इंपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक फूड आइटम्स इन बल्क. ये इंपोर्ट कर रहे हैं फूड आइटम्स, ऑर्गेनिक फूड आइटम्स बल्क में. ठीक है, द कंपनी सेल्स द आइटम इन स्मॉलर क्वांटिटीज, मतलब बल्क में परचेज करते हैं और स्मॉलर क्वांटिटीज में बेचते हैं. दैट टू इन अट्रैक्टिव पैकेजेस, मतलब बहुत ही प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर पैकेजेस को मतलब बना के बेचा जाता है. परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी हैज बिन अप टू द एक्सपेक्टेशंस इन द पास्ट. परफॉर्मेंस जो कंपनी की है वो बहुत बढ़िया है पास्ट के कंपैरिजन में और पास्ट के देखा जाए तो ट्रैक रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग. कीपिंग अप विद द लेटेस्ट पैकेजिंग टेक्नोलॉजी, द कंपनी डिसाइडेड टू अपग्रेड इट्स मशीनरी. ध्यान में रखते हुए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को, लेटेस्ट पैकेजिंग टेक्नोलॉजी को कंपनी ने डिसाइड किया है कि उसकी मशीन को अपग्रेड करते हैं. फॉर दिस द फाइनेंस मैनेजर ऑफ कंपनी, इसके लिए जो फाइनेंस मैनेजर है मिस्टर विक्रांत, एस्टिमेटेड द अमाउंट्स ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड एंड द टाइमिंग. इन्होंने फंड्स कितने चाहिए, कितने रिक्वायर्ड है, टाइमिंग कब है, मतलब कब हमें फंड्स चाहिए, वो सारा एस्टिमेट किया. दिस विल हेल्प द कंपनी इन लिंकिंग द इन्वेस्टमेंट एंड द फाइनेंसिंग डिसीजन ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस. इससे क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग डिसीजन को लिंक करने को मिलेगा कंटिन्यूस बेसिस पे. देयरफॉर मिस्टर विक्रांत बिगेन विद द प्रिपरेशन ऑफ अ सेल्स फोरकास्ट फॉर द नेक्स्ट 4 years. इसलिए मिस्टर विक्रांत ने प्रिपरेशन की सेल्स फोरकास्ट की अगले 4 सालों के लिए.
He also collected the relevant data about the profit estimates in the coming year. Coming years में कितना profit हो सकता है वो भी इन्होंने estimate कर लिया. By doing this, he wanted to be sure about the availability of the funds from the internal sources. ये सब करा, ये सब तामझाम इन्होंने करा ताकि ये समझ सके कि internal sources से इनको कितने funds available हो सकते हैं. भैया इन्होंने देख लिया मुझे इतने सालों में इतना profit होने वाला है, तो मतलब इतने funds उनके पास आने वाले हैं, इनके पास cash की availability रहेगी कि नहीं रहेगी वो पता चल जाएगा इनको. For the remaining funds, he is trying to find alternative. बाकी के फंड्स के लिए ये क्या कर रहे हैं, ऑल्टरनेटिव फाइंड कर रहे हैं. आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट डिस्कस इन द अबव पैराग्राफ. ऑल्सो स्टेट एनी 2 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर वो. अगेन यहाँ पे भी यही करना है, फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट कौन सी इन्वॉल्व है यहाँ पे उसके बारे में आपको पता लगाना है और साथ ही साथ उसके 2 इंपॉर्टेंस लिखने हैं. देखा जाए तो छोटू छोटू सी हैं वैसे ये. सूर्य मोटर्स को एक मशीनरी खरीदनी है जिसके लिए बेसिकली देख रहे हैं कि कौन सी मशीनरी खरीदनी चाहिए, पैसा कहाँ से आएगा, लॉन्ग टर्म सोर्सेज से पैसा आने वाला है और मशीनरी ऐसी होनी चाहिए जिससे मैक्सिमम रिटर्न्स मिले ताकि हम कोई फ़ायदा हो उस मशीनरी को खरीदने का. ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा फाइनेंशियल डिसीजन लिया हुआ है ये आपको बताना है. एंड देन सेकंड वाले में ये लोग इंपोर्ट करते हैं आइटम्स बल्क में और उसे छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में बेचते हैं आगे और अब इनको एक मशीनरी वो करनी है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड करनी है जिसके लिए इनको पैसा चाहिए. तो ये पैसे का देख रहे हैं कि इनके यहाँ पे ऑलरेडी कितना पैसा है, कितना इनके पास आ सकता है, कितनी की अवेलेबिलिटी हो सकती है, कैश फ्लोज की स्टेटमेंट कैसी है एंड देन बाकी का अमाउंट कहाँ से जुगाड़ करना है वो देख रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है अगेन कौन सी फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट के बारे में बात हुई है. ठीक है, तो 2 क्वेश्चंस हैं. सबसे पहले हम देखेंगे सूर्य मोटर्स वाले का आंसर कि ये बेसिकली किस फाइनेंशियल डिसीजन के बारे में बात कर रहे हैं. चलिए, आई होप आपको आंसर तो पता चल ही गया होगा. स्क्रीनशॉट लिया कि नहीं लिया? नहीं लिया तो फटाफट ले लो. दोनों ही क्वेश्चन थोड़े लंबे लंबे हैं. भैया सूर्य मोटर्स क्या करना चाह रहे थे? सूर्य मोटर्स चाह रहे थे कि वो एक ऑटोमेटिक मशीन खरीदे जिसके लिए इनको पैसे की अरेंजमेंट करनी थी, जो उन्होंने सोच भी दिया था लॉन्ग टर्म उससे हम क्या करेंगे, फाइनेंस करेंगे. तो ये जो डिसीजन ये ले रहे हैं ये कौन सा डिसीजन है? ये है आपका फाइनेंशियल डिसीजन, मतलब फाइनेंसिंग डिसीजन कि पैसे कहाँ से अरेंज करने हैं, पैसे कितने चाहिए तो लॉन्ग टर्म वाले चाहिए, शॉर्ट टर्म वाले चाहिए. लॉन्ग टर्म वाले चाहिए तो कौन से वाले एस्पेक्ट से आएंगे, कौन से वाले सोर्स से आएंगे, कैसे आएंगे, वो सब चीज़ें. ठीक है, अब इसी का सेकंड क्वेश्चन था कि कौन कौन से फैक्टर्स को आप कंसिडर करते हैं बिफोर डिसाइडिंग. तो फर्स्ट है हमारा रिस्क. लेट्स टॉक अबाउट दिस कि कौन सा वाला सोर्स कितना रिस्की है और हमारी पॉलिसी क्या है रिस्क को लेके. अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो बहुत ही कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं, जैसे मैं हूँ, कि रिस्क लेना बिल्कुल पसंद नहीं करते. उनको रिस्क चाहिए नहीं होता लाइफ में, वो हर चीज़ पहले से ही प्लान करके अच्छे से तैयारी के साथ बैठते हैं. ठीक है, तो अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है कि आपको रिस्क लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, देन इन दैट सिनेरियो आप पसंद करेंगे ऐसे सोर्सेज जिनमें रिस्क का अमाउंट बहुत ज़्यादा कम होता है. लेकिन ऑन द अदर साइड अगर आपको थोड़ा सा लाइफ में एडवेंचर पसंद है, आपको रिस्क लेना पसंद है, तो आप ऑब्वियसली ऐसे ऑप्शंस के टूवर्ड्स जाएंगे जो कि ज़्यादा रिस्की होंगे. फिर है कैश फ्लो स्टेटमेंट. अब कुछ चीज़ें होती हैं जैसे किसी से लोन ले लेना. लोन लोगे तो उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. अब इंटरेस्ट पे करने का पड़ेगा, उसके लिए तुम्हारी कैश फ्लो पोजीशन बहुत अच्छी होनी चाहिए. अगर तुम्हारी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी नहीं है तो तुम लोन ले नहीं सकते, क्योंकि भैया इंटरेस्ट वाला अमाउंट, इंटरेस्ट वाला बंदा तो अगले महीने तुम्हारे दरवाजे के सामने आके खड़ा हो जाएगा कि भाई तुम मेरा इंटरेस्ट वापस करो. और तुम्हारी कैश फ्लो की पोजीशन अगर उस टाइम पे अच्छी नहीं हुई तो फिर तुम्हारे तो खेल लग जाएंगे. इसलिए कैश फ्लो पोजीशन भी देखी जाती है कि कौन कितना कैश जुगाड़ सकता है और कौन से वाले सोर्स में कितना कैश खर्चा होगा. फ्लोटेशन कॉस्ट, किसी भी सोर्स से पैसे रेज करने के लिए हमें बेसिकली कुछ पैसे स्पेंड करने पड़ते हैं, उसे हम फ्लोटेशन कॉस्ट बोलते हैं. तो जैसे मान लीजिए आप फ्लोटेशन कॉस्ट ज़्यादा खर्च करने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर आपको इक्विटी के टूवर्ड्स नहीं जाना चाहिए, फिर आपको डिबेंचर्स के लिए जाना चाहिए या बैंक लोन के टूवर्ड्स जाना चाहिए. तो फ्लोटेशन कॉस्ट के साथ आप कितना कंफर्टेबल है, कितना आप स्पेंड करना चाहते हैं, उस पर भी डिपेंड करेगा आप कौन से वाले सोर्स से पैसा रेज कर रहे हैं. एंड देन है ड्यूरेशन. आपको कितने बड़े ड्यूरेशन के लिए चाहिए, कितने लंबे ड्यूरेशन के लिए चाहिए, उस पर भी कई बार डिपेंड करता है कि आप कौन से वाले सोर्स से पिक कर रहे हैं अपना पैसा. ठीक है, इन्होंने 3 ही बोला था तो 3 आप लिख सकते हैं. यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पार्ट थोड़ा सा कट किया हुआ है क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता हैं, बस आपको एक बार अंदाज़ा दिलवाना था कि आंसर क्या आएगा. ठीक है, इसलिए सूर्य वाले आंसर में ये बेसिकली, सूर्य मोटर्स वाले आंसर में बेसिकली फाइनेंशियल डिसीजन के बारे में सोच रहे हैं. नाउ व्हाट अबाउट नरेंद्र वाले एग्जाम्पल में, इसमें ये क्या सोच रहे हैं?
अगेन इसका भी आंसर है कि ये फाइनेंशियल डिसीजन के बारे में ही सोच रहे हैं। और इससे फ़ायदा क्या होगा, दो इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स बताने थे, दो पॉइंट ये हो जाएंगे कि देखो, एक तो जब हमें पता है हमें कितना पैसा चाहिए, हमें कहाँ से उठाना है, तो हमारे लिए चीज़ें बहुत इजी हो जाती है। और हम जब हमें पैसे की ज़रूरत होती है तो हमारी जेब में पैसा होता है, तो इजी अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स रहेगा आपके पास अगर आप फाइनेंशियल डिसीजन अच्छे से ले लेते हैं तो। एंड दूसरा, आप सही कॉस्ट पे भी रेज कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपको पता है कि नेक्स्ट मंथ आपको इतने पैसे की आवश्यकता है, आपने सारे सोर्सेज को एनालाइज किया, आपको पता लगा ये वाला सोर्स बेस्ट है, यहाँ से रेज कर सकते हैं, तो जब अगले महीने उस पैसे की ज़रूरत होगी तो आपके पास पहले से पैसे का अरेंजमेंट है, तो आप आराम से उसको करके रखेंगे। ठीक है, आइडली भी तुम्हारे पास फंड्स नहीं पड़े हुए कि ऐसे मतलब बिना यूज़ हुए फंड फालतू में पड़े हुए हैं, वो भी मतलब कोई यूज़ नहीं हो रहे, ऐसा भी नहीं है। जब फंड्स की आवश्यकता है तब भी अवेलेबल है। एंड एट द सेम टाइम आपको हड़बड़ी में कहीं से ज़बरदस्ती ज़्यादा पैसे में फंड्स भी रेज नहीं करने पड़ रहे हैं। क्या होता है, कई बार हमें ना बहुत अर्जेंसी होती है, जैसे मान लीजिए मुझे कल ही पैसे चाहिए और मेरे को कोई सोर्स नहीं दिखाई दे रहा, उस टाइम पे अगर कोई मनी लेंडर मुझे बोले कि हाँ तू मुझे 20% पे मुझसे लोन ले ले, तो नॉर्मल मार्केट रेट होता है 12-14, लेकिन वो मुझे 20% पे बोल रहा है, तो मुझे यूँ करना पड़ेगा, हाँ ठीक है यार दे दे, अब तो कोई इलाज ही नहीं है ना, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो ठीक है तू जो भी बोल रहा है तो उसी अमाउंट पे दे दे मुझे। तो ऐसे भी नहीं रहेगा। तो अगर फाइनेंशियल डिसीजन आप सही वक्त पे सही तरीके से ले लेते हैं तो आपको उसके बहुत सारे फायदे मिलते हैं, जिसमें से 2 फायदे मैंने आपको गिनवा दिए हैं। चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 12। ये क्या बोलता है, मनी मार्केट इज एसेंशियली अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट स्टेट एनी 3 फीचर्स ऑफ मनी मार्केट, और व्हाट इज मेंट बाय कैपिटल मार्केट, नेम द 2 सेगमेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट बेसिकली शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए एक मार्केट है, और इस स्टेटमेंट के लाइट में आपको मनी मार्केट के कोई भी 3 फीचर्स के बारे में बताना है। सेकेंड क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो ये है कि कैपिटल मार्केट का क्या मतलब होता है, आपको कैपिटल मार्केट के 2 सेगमेंट्स के बारे में बताना है। बहुत ही स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा सोचना भी नहीं है इसमें, डायरेक्टली आपको आंसर लिखना है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो 3 नंबर का क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर लिखना है। They say a money market is a market where transactions are made in short-term securities, or it is meant for those securities where the payment period is up to 1 year. Money market वो market है जहाँ पे ऐसे instruments, ऐसे short-term securities डील किए जाते हैं जिनका ड्यूरेशन 1 साल से कम पीरियड का होता है, जैसे कि कमर्शियल पेपर्स, ट्रेजरी बिल्स, ये सारे मनी मार्केट में आते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये सारे मनी मार्केट में आते हैं। रीजन बिंग ये 1 साल के अंदर अंदर ही खत्म हो जाते हैं, कुछ का तो 14 डेज, 15 डेज, 60 डेज ऐसे टाइम ड्यूरेशन रहता है। तो 1 साल के अंदर अंदर जो चीज़ खत्म हो जाती है, जो सिक्योरिटी अपना वैल्यू लूज कर जाती है, उसे मनी मार्केट में ट्रेड किया जाता है। सिंस देयर मेच्योरिटी पीरियड इज़ वेरी शॉर्ट, क्योंकि इनका मेच्योरिटी पीरियड बहुत ज़्यादा छोटा होता है, दे आर ऑल्सो टर्म्ड एज नियर मनी। इनको नियर मनी का भी नाम दिया जाता है। अब नियर मनी का क्या मतलब हुआ, देखिए कोई सिक्योरिटी को अगर हम बहुत ही जल्दी मनी में कन्वर्ट कर लेते हैं, कोई भी सिक्योरिटी को अगर हम बहुत ही जल्दी मनी में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो उस चीज़ को हम नियर मनी का ही तो नाम देंगे, मतलब ये पैसे के जैसी है, पैसे के आसपास की है। ठीक है, तो नियर मनी इसका नाम दे दिया जाएगा। दीज सिक्योरिटीज इंक्लूड कॉल मनी, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर्स एक्सेट्रा। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स satisfy the requirement of short term or working capital needs of the commercial establishment। जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सेटिस्फाई करते हैं शॉर्ट टर्म और वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर 15 दिन के लिए पैसा चाहिए, 6 महीने के लिए पैसा चाहिए, छोटे अमाउंट का पैसा चाहिए, तो वो फिर मनी मार्केट के पास जाते हैं। फिर वो लॉन्ग टर्म लोन्स के लिए नहीं जाते या लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए नहीं जाते कि कैपिटल मार्केट चले गए, इक्विटी इशू कर ली, कितने महीने के लिए, 2 महीने के लिए। पागल ही होंगे, इतना तो इशू करने में तुम्हारा टाइम चला जाएगा जितने में तुम्हें फर्क वो ही नहीं मिलेगा। तो इसलिए शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स यूजुअली शॉर्ट टर्म या वर्किंग कैपिटल नीड्स को पूरा करते हैं। ठीक है, अब अगर बात करें कैपिटल मार्केट और इसके कुछ बेनिफिट्स लेने थे। It is the market for short-term funds which deals in monetary assets whose period of maturity is up to 1 year, highly liquid, less risky। less risky क्यों होता है, क्योंकि कम ड्यूरेशन के होते हैं। जितना लंबा ड्यूरेशन उतना ज़्यादा रिस्क, जितना कम ड्यूरेशन उतना कम रिस्क। ठीक है, और हाईली लिक्विड इसलिए क्योंकि बहुत ईजिली कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं।
और में ये बोलते हैं कैपिटल मार्केट इज द मार्केट फॉर मीडियम और लॉन्ग टर्म फंड्स। कैपिटल मार्केट बेसिकली एक मार्केट होता है किसके लिए, मीडियम और लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए। दिस मार्केट फैसिलिटेट्स द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट थ्रू विच लॉन्ग टर्म फंड्स बोथ डेट एंड इक्विटी आर रेज एंड इन्वेस्टेड। द कैपिटल मार्केट कंसिस्ट ऑफ डेवलपमेंट बैंक्स, कमर्शियल पेपर्स एंड स्टॉक एक्सचेंजेस। अब इसके दो सेगमेंट्स हैं, वो हैं प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट बोले तो जहाँ पे कोई चीज़ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आती है, जब कोई कंपनी नए नए शेयर्स इशू करती है तो प्राइमरी मार्केट में लेके आती है, लेकिन एक बार ट्रेड होने के बाद वो शिफ्ट हो जाते हैं सेकेंडरी मार्केट में। तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर्स होते हैं वो सेकेंडरी मार्केट में आते हैं, जो न्यू फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आते हैं उनको हम प्राइमरी मार्केट में भेजते हैं। ठीक है, तो कैपिटल मार्केट के दो सेगमेंट्स हैं, मैं एक बार रीड कर देती हूँ आप लोगों के लिए। इट सेज इट इज ऑल्सो नोन एज द न्यू इश्यूज मार्केट एज दिस मार्केट डील्स विद द न्यू सिक्योरिटीज इशूड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। इन दिस मार्केट कंपनीज इशू सिक्योरिटीज डायरेक्टली टू द इन्वेस्टर्स फॉर द पर्पज ऑफ एस्टेब्लिशिंग न्यू बिजनेस और फॉर मॉडर्नाइजिंग और एक्सपैंडिंग द एक्जिस्टिंग बिजनेस। सेकेंडरी मार्केट इज ऑल्सो नोन एज द स्टॉक मार्केट और द स्टॉक एक्सचेंज। इन दिस मार्केट सिक्योरिटीज आर नॉट डायरेक्टली इशूड बाय द कंपनी टू द इन्वेस्टर्स बट दे आर सोल्ड बाय एक्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स। भाई अगर कोई इंसान डायरेक्टली कंपनी से शेयर्स लेता है तो वो प्राइमरी मार्केट में आता है, लेकिन अब यही इंसान अपने शेयर्स बेचना चाहता है किसी दूसरे इंसान को जिसमें कंपनी का कोई लेना देना नहीं है, तो वो सेकेंडरी मार्केट की ट्रांजैक्शन होगी। ये बेसिकली एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को लिक्विडिटी और मार्केटेबिलिटी प्रोवाइड करती है। इट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ बाय चैनलाइजिंग फंड्स इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट बाय एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स एंड री-इन्वेस्टमेंट बाय न्यू इन्वेस्टर्स। ठीक है, तो इसका एक बार आप कर लीजिए, क्या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से शुरू कीजिए। मनी मार्केट का पूरा पोर्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसमें। इस पोर्शन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक मनी मार्केट पे बेस्ड थी तो दूसरा कैपिटल मार्केट पे बेस्ड थी क्वेश्चन। अब ध्यान दीजिएगा, यूजुअली ऐसा होता है जो इंटरनल चॉइस में दो क्वेश्चन आते हैं वो दोनों सेम चैप्टर से आते हैं, तो ये मतलब बिल्कुल मत समझना तुम कि कोई चैप्टर तुम स्किप करके चले जाओगे पूरा का पूरा और उसके बाद भी तुम्हें मौका मिल जाएगा कि तुम आराम से अपना आंसर लिख पाओगे। नहीं, कई बार दोनों क्वेश्चन इंटरनल चॉइस वाले सेम चैप्टर से आ जाते हैं। स्किप तो देखो कुछ नहीं करना है, क्योंकि इतना कोई हैवी नेचर का भी टॉपिक नहीं है तुम्हारे सिलेबस में जो तुम बिल्कुल पढ़ ही नहीं पाओ या तुमसे हो ही नहीं पाए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब बहुत इजी चीज़ें हैं, आराम से पढ़ सकते हो, इसलिए स्किप करने के बारे में तो बिल्कुल मत सोचना। चलो 13th क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज मेंट बाय रिक्रूटमेंट, एक्सप्लेन एनी 4 एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है और आपको कोई 4 एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट को एक्सप्लेन करना है। Explain briefly the various selection or employment test used by the management for selecting the employees। आपको कोई 5 ही लिखिए ना, नहीं वेरियस बोला है, कितने मर्जी लिख सकते हो। वेरियस सिलेक्शन और एम्प्लॉयमेंट टेस्ट जो कि मैनेजमेंट इस्तेमाल करती है एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करने के लिए, उनके बारे में बताना है। तो दोनों ही बहुत स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस हैं, आराम से आप लिख सकते हैं इसका आंसर। ओके, सो आंसर देखें इसका, रिक्रूटमेंट क्या होता है। They say recruitment may be defined as the process of publishing the information about the vacancies in the organization and inducing people to apply for it। भाई जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई वैकेंसी होती है, कोई सीट वैकेंट होती है, तो उस टाइम पे आप चाहते हो ना बाहर वाले लोगों को पता लगे कि भैया देयर इज़ अ वैकेंसी, आइए अप्लाई कीजिए। तो उनको ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना कि हमारे यहाँ पे वैकेंसी है और उन्हें इंड्यूस करना कि वो यहाँ पे अप्लाई करें इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए, दैट इज़ व्हाट वी कॉल रिक्रूटमेंट। ठीक है, फिर ये बोलते हैं दीज रेफर टू रिक्रूटमेंट ऑफ कैंडिडेट्स फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट हैज द फॉलोइंग टाइप्स। सबसे पहले इन्होंने यही बता दिया कि एक्सटर्नल सोर्स का मतलब क्या होता है रिक्रूटमेंट में। इसका मतलब होता है जब हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही किसी को एक पोस्ट पे ना बिठा दें, बल्कि हम ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से हायरिंग करें। फॉर से अगर बिजनेस स्टडीज़ की ज़रूरत है, बिजनेस स्टडीज़ के टीचर की ज़रूरत है, वैकेंसी आ रही है, तो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से अगर ये किसी इंसान को लेके आते हैं और बिजनेस स्टडीज़ उससे पढ़वाते हैं तो ये कहलवाई जाएगी एक्सटर्नल सोर्स। तो उसके टाइप्स बताने थे, तो फर्स्ट है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ये बोलते हैं अंडर दिस मेथड अ नोटिस इज प्लेस्ड ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ द एंटरप्राइज स्पेसिफाइंग द डिटेल्स ऑफ द जॉब्स अवेलेबल। जॉब सीकर्स असेंबल आउटसाइड द प्रीमाइसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑन अ स्पेसिफिक डेट एंड सिलेक्शन इज डन ऑन द स्पॉट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब होता है
कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर चिपका दिया जाता है कि भैया देखो ये वैकेंसी हमारे यहाँ पे है, अगर आपको अप्लाई करना है तो आ जाओ प्रीमाइस में, और वो बाहर से ही लोग देखते हैं, रीड करते हैं और अंदर घुस जाते हैं ऐसे। एडवर्टीजमेंट मतलब न्यूज़पेपर में, ट्रेड जर्नल्स में या कहीं पे भी एडवर्टाइज करना, एनकरेज करना लोगों को कि आइए हमारे यहाँ पे अप्लाई कीजिए। देन है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, दीज आर रन बाय द गवर्नमेंट एंड हेल्प टू मैच पर्सनल डिमांड एंड सप्लाई बाय सर्विंग एज अ लिंक बिटवीन द जॉब सीकर्स एंड एम्प्लॉयर्स। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में ये बोलते हैं कि ये एक गवर्नमेंट के द्वारा रन की जाने वाली और एजेंसी टाइप होती है, जो कि बेसिकली जिनको वैकेंसी चाहिए, मतलब जिनको जॉब चाहिए होती है और जिनके यहाँ पे वैकेंसी होती है उनको मिलवाने का काम करते हैं। तो ये बेसिकली एक मार्केट प्लेटफॉर्म बना दिया इन्होंने कि यहाँ पे दोनों आके मिल सकते हो, वो कर सकते हो। फिजिकली नहीं मिलते हैं बट एक लिंक क्रिएट हो जाता है। लेबर कॉन्ट्रैक्टर, एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ लो, वो कॉन्ट्रैक्टर के अंदर बहुत सारे लेबर वैसे ही रहते हैं, तो कॉन्ट्रैक्टर को जब तुम आदेश देते हो कि हमारे यहाँ पे इतने लोग भेज देना, तो वो भेज देता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड लेबर कॉन्ट्रैक्टर। तो ये चारों ही क्या है, बाहर वाली वो है वैकेंसी, बाहर वाली रिक्रूटमेंट है, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट जिसे हम बोलते हैं। अब हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की, जिसमें सिलेक्शन टेस्ट के बारे में बताया था कि अलग अलग कौन कौन से सिलेक्शन टेस्ट होते हैं। तो ये देखिए, ये लिस्ट है। फर्स्ट है इंटेलिजेंस टेस्ट, सेकंड है एप्टीट्यूड टेस्ट, फिर है आपका पर्सनालिटी टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट में बेसिकली आपका इंटेलिजेंट क्वेश्चन देखा जाता है, एप्टीट्यूड टेस्ट में देखा जाता है पोटेंशियल कितना है न्यू स्किल्स को सीखने का, पर्सनालिटी टेस्ट में ओवरऑल पर्सनालिटी को देखा जाता है, ट्रेड टेस्ट में एग्जिस्टिंग स्किल्स कितनी है एक कैंडिडेट की वो मेजर किया जाता है, और इंटरेस्ट टेस्ट में पर्टिकुलर इंटरेस्ट क्या है इन एक पर्टिकुलर इंसान का, मतलब उसका इंटरेस्ट लाइन जो होगा उसके अकॉर्डिंग उसको काम दिया जाएगा ताकि वो और बेटर परफॉर्म करे, वो देखा जाता है, ठीक है। सो दोबारा से आ जाइए यहाँ पे। रिक्रूटमेंट क्या हुआ, रिक्रूटमेंट इज नथिंग, जस्ट लोगों को इन्फॉर्म करना कि हमारे यहाँ पे वैकेंसी है, आप लोग अप्लाई कीजिए। और 4 ऑप्शन एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से लोगों को हायर करना। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, एडवर्टीजमेंट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज और लेबर कॉन्ट्रैक्टर, 4 अलग अलग तरह के एक्सटर्नल सोर्सेज हो गए रिक्रूटमेंट के। और सेकंड उसमें सिलेक्शन टेस्ट के बारे में बोला था, जो कि इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी, ट्रेड और इंटरेस्ट, सबका अपना अपना क्या होता है, एक कीवर्ड है जो आपको याद रखना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। पहले इसका ले लीजिए, फिर इसका लीजिए। जितने भी कीवर्ड्स हैं ना उनको थोड़ा सा हाईलाइट करके रखना अपने बुक या नोटबुक में, सो दैट पेपर से पहले तुम 5 मिनट पहले भी अगर उसको एक बार ऐसे घुमा घुमा के देखोगे नोटबुक या बुक को, तो तुम्हें वो सारे कीवर्ड्स थोड़े से दिमाग में फ्रेश हो जाएंगे और तुम फिर पेपर में अच्छी तरीके से लिख पाओगे, ठीक है। तो कीवर्ड्स को थोड़ा सा हल्के में मत लेना, अच्छे से प्लानिंग करना उसके लिए। चलो, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। ये अगेन एक केस स्टडी है, बहुत लेंदी सी है, पढ़ लेते हैं क्या बोलता है। इट सेज Vinay was the chief operating officer of Volvo Limited, a company providing advanced software solution to Indian Defence Services. They had been carrying on business successfully for the last 12 years and earning enough profits. But from the last 1 year, they realized that though the business is getting big orders which are being fulfilled in time, even then the revenues kept on decreasing. Vinay was not able to find out where the problem was. He started keeping a close check on the progress of activities as he could sense that something was wrong. He wanted to take some action before any major damage could be done to the business. Vinay appointed a cyber security expert who monitored the company's processes and found out that the computer operator was deleting the entries from the computers and pocketing the revenues. He was caught and red-handed to the police. He was caught and handed over to the police. Okay, this created an atmosphere of order and discipline in the organization and helped in minimizing dishonest behavior on the part of the employees. Identify the function of management highlighted in the above paragraph. Explain any 4 other ways in which the function of management may help the organization. और second है again छोटी सी case study है, ये बोलते हैं Cream Limited is engaged in manufacturing high-end luxury pens. नाम है क्रीम लिमिटेड और बना रहे हैं पेन। वाओ, द टारगेट प्रोडक्शन इज 700 यूनिट्स डेली. The company had been successfully attaining this target until 3 months ago. Over the last few months, it had been observed that daily production varies between 600 to 650 units. 2 क्वेश्चन जो है वो है आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच हैज बीन हाईलाइटेड इन द अबव कंटेक्स्ट. डिस्कस द फर्स्ट 4 स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ फंक्शन आइडेंटिफाइड अबव. ओके,
नॉट बैड। ये सिंपल सी केस स्टडीज है लेकिन थोड़ा सा दिखने में लेंथी है, इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि कभी भी क्वेश्चन को देख के डरा मत करो, क्योंकि क्वेश्चन कितना मर्जी लेंथी दिखे, कभी कभी उसके आंसर इतने छोटू से होते हैं, इतने मतलब चुन्नू पुन्नू से होते हैं कि आपको पता ही नहीं लगेगा। सो ये बोलते हैं कि विनय चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है वोल्वो लिमिटेड में, कंपनी बनाती है एडवांस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन डिफेंस सर्विसेज के लिए, इंडियन डिफेंस सर्विसेज के लिए। दे हैड बीन कैरिंग ऑन बिजनेस सक्सेसफुली फॉर लास्ट 12 ईयर्स, पिछले 12 साल से बहुत बढ़िया इनका बिजनेस चल रहा था और काफ़ी अच्छे प्रॉफिट ही बना रहे थे। बट फ्रॉम द लास्ट 1 ईयर, पर पिछले 1 साल से इन्होंने रियलाइज किया कि बिजनेस बिग ऑर्डर्स पा तो रहा है लेकिन रिवेन्यूज नहीं मिल रहे हैं, मतलब ऑर्डर्स तो बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं लेकिन कमाई नहीं हो पा रही है। विनय वॉज नॉट एबल टू फाइंड आउट वेयर द प्रॉब्लम वॉज। विनय को समझ में नहीं आ रहा था कि यार प्रॉब्लम कहाँ जा रही है, ऑर्डर्स तो अपन को मिल रहे हैं बकायदा लेकिन रेवेन्यू तो दिख ही नहीं रहा। ही स्टार्टेड कीपिंग अ क्लोज चेक ऑन द प्रोग्रेस ऑफ एक्टिविटीज एज ही कुड सेंस दैट समथिंग वाज रॉन्ग। इसने ना फिर क्लोज चेक रखनी शुरू कर दी एक्टिविटीज के ऊपर कि भैया कुछ तो गलत है, दाल में कुछ तो काला है। ही वांटेड टू टेक सम एक्शन बिफोर एनी मेजर डैमेज कुड बी डन। ये बोलता है कि मतलब इनका बेसिकली मानना ये था कि भैया पहले ही सुधार लो, इससे पहले कि कुछ बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। तो इन्होंने साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हायर किया और पता लगा इनको कि जो कंप्यूटर ऑपरेटर था ना वो एंट्रीज डिलीट कर देता था और जो रेवेन्यू था वो खुद की जेब में भरे जा रहा था। अब वो पकड़ा गया तो उसे पुलिस को पकड़ा दिया क्योंकि भैया वो तो धोखाधड़ी कर रहा था। इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के बाकी लोग भी थोड़े से ऑर्डर में चलने लग गए, वो भी थोड़े डिसिप्लिन में हो गए कि भैया इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी कोई धांधली नहीं चलेगी कि भाई तुम जो मर्जी आएगा वही करोगे, डिसऑनेस्ट बिहेवियर नहीं चलेगा। अब आपको बताना है कि मैनेजमेंट का कौन से वाला फंक्शन यहाँ पे अप्लाई हुआ है। मैनेजमेंट के फंक्शन याद दिलाऊं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफ, इनडायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो वही उनमें से एक फंक्शन यहाँ पे अप्लाई हुआ है, आप बताइए। और कोई भी 4 अदर वेज बताइए जिससे ये फंक्शन मैनेजमेंट का मदद करता है बाकी चीज़ों में। अब सेकंड केस स्टडी है, क्रीम लिमिटेड पेन्स बनाती थी, लग्जरी पेन्स बनाती थी। इनका टारगेट हुआ करता था 700 यूनिट्स डेली, मतलब हर रोज 700 यूनिट्स इनको प्रोड्यूस करनी है। द कंपनी हैड बीन सक्सेसफुली अटेनिंग दिस टारगेट अंटिल 3 मंथ्स। पिछले 3 महीने से पहले तक ये कंपनी अच्छे से टारगेट को अचीव कर पा रही थी। ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स इट वाज ऑब्जर्व दैट डेली प्रोडक्शन वेरीज बिटवीन 600 to 650, बट पिछले कुछ महीनों से पता चला कि 600 से 650 यूनिट्स ही बना पा रही है। ठीक है, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, आपको आइडेंटिफाई करना है फंक्शन मैनेजमेंट का जो कि हाईलाइट किया गया ऊपर, और कोई भी फर्स्ट 4 स्टेप्स बताने हैं उसकी प्रोसेस के। मतलब मैनेजमेंट फंक्शन बताने के बाद आपको उस मैनेजमेंट फंक्शन के इनिशियल 4 स्टेप्स बताने हैं। ठीक है, तो बता देते हैं हम इसका आंसर। ओके, सो फर्स्ट का आंसर है द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड इन द वोल्वो लिमिटेड केस इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इज एन important management function which means checking for deviations in a business and acting towards rectifying them to achieve organizational goal। कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है कि भैया जो प्लान्स आपने सोचे थे, जो आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, क्या वो उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं जिस डायरेक्शन में आपने उसे फिक्स किया था कि वो चले। एंड एट द सेम टाइम अगर आपको लगता है कि कोई डेविएशन हो रही है, मतलब आप अपना पथ भूल के किसी और पथ पे चलने शुरू हो गए हैं, आप अपनी डायरेक्शन से थोड़ा सा इधर उधर हो गए हैं, तो दोबारा से आपको वापस से रास्ते पे कैसे लाना है, मतलब सही रास्ते पे कैसे लाना है, वो इंश्योर करता है कंट्रोलिंग। Controlling can help in the following manner, any 4. Controlling facilitates accomplishing organizational goal। ये लाइन तो तुम हर जगह चिपका सकते हो। जैसे कि मैंने बताया, मैनेजमेंट क्यों आई थी एग्जिस्टेंस में, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना था। मैनेजमेंट के जो 5 फंक्शंस हैं वो क्यों आए थे एग्जिस्टेंस में, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना था। तो कंट्रोलिंग में भी सेम लाइन चिपका दो। फिर एक कंट्रोलिंग फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। कंट्रोलिंग फैसिलिटेट करता है कोऑर्डिनेशन इन एक्शन, मतलब आपके एक्शंस को कोऑर्डिनेट करना। सारे लोग जो इंडिविजुअल एफर्ट्स लगा रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उन सब के एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करके हम कोऑर्डिनेट करने का काम कंट्रोलिंग करता है। ठीक है, कंट्रोलिंग इन्वॉल्व्स टेकिंग डिसीजन ऑन करेक्टिव एक्शंस।
भाई देखो कहीं डेविएशन हो रही है तो उसको ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ करेक्टिव एक्शन तो लेने पड़ेंगे। जब करेक्टिव एक्शन आप लेने के बारे में सोचते हैं तो वो डिसीजन लेना भी कंट्रोलिंग का ही पार्ट होता है। कंट्रोलिंग इन्वॉल्व्स टेकिंग करेक्टिव एक्शन टू आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट कॉजेज ऑफ प्रॉब्लम ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। कंट्रोलिंग एंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। कंट्रोलिंग एंश्योर करता है ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। ये वाला लिखना ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में ऐसा ही कुछ हुआ था कि अपना बेसिकली ऑर्डर डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो पा रहा था, डिसऑनेस्ट प्रैक्टिसेस हो रही थी, तो उसको ठीक करने के लिए ये वाला पॉइंट बेटर है, ये वाले पॉइंट को स्किप कर देना। ठीक है, डन। चलो अब सेकंड क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्रीम वाला, जो कि पेन बना रहे थे, मतलब नाम उन्होंने क्रीम लिमिटेड रखा हुआ था लेकिन लग्जरी पेन बना रहे थे, वो भी कंट्रोलिंग के बारे में ही बात कर रहे थे। और इसके 4 स्टेप्स इनिशियल जो होते हैं वो होते हैं सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, पहले स्टैंडर्ड सेट कर लो, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, जो आपने एक्चुअली अचीव किया उसे मेजर कर लो, फिर दोनों को कंपेयर कर लो थर्ड स्टेप में, और उसके बाद एनालाइज करो डेविएशन किस तरह की है, क्या ये आपके जो रेंज आपने सोची थी एक्सेप्टेबल रेंज उसके विद इन बैठ रहा है। इफ यस वेरी गुड, इफ नो ठीक है करेक्टिव एक्शन लो। अगर बहुत ज़्यादा क्रूशियल है तो बहुत इंटेंस वे में अर्जेंट बेसिस पे करेक्टिव एक्शन लो। अगर हाँ थोड़ा बहुत स्किप किया जा सकता है फॉर द टाइम बिंग के लिए चल जाएगा, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना है, तो उस तरह से डील कर लो। ठीक है, तो ये 4 स्टेप्स हो गए आपके कंट्रोलिंग प्रोसेस के। अब फटाफट क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी 4 लिखने थे पॉइंट्स तो 4 ही लिखो, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये प्रोसेस का 2 स्टेप्स एंड देन रिमेनिंग 2। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, जिसका आंसर क्वेश्चन के साथ ही दिखाई दे रहा है। ओके, सो क्वेश्चन है, यू आर अ फाइनेंस मैनेजर ऑफ अ न्यूली एस्टेब्लिश्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एक्सप्लेन एनी 6 फैक्टर्स दैट यू विल कंसिडर व्हाइल डिटर्मिनिंग द फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर द कंपनी। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। आप एक कंपनी के फाइनेंस मैनेजर हैं, नई बनी है ये कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। आपको कोई भी 6 फैक्टर्स बताने हैं जिनको आप कंसिडर करेंगे कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट को डिटरमिन करने के लिए, कि आपको फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी चाहिए उसको डिटरमिन करने के लिए कौन से 6 फैक्टर्स की आपको आवश्यकता होगी वो बताना है। तो ये बोलते हैं नेचर ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस किस प्रकार का है। अगर आप ट्रेडिंग में हो, नहीं ये तो मैन्युफैक्चरिंग में है, मैन्युफैक्चरिंग में है तो ऑब्वियसली इनको ज़्यादा पैसा चाहिए रहेगा क्योंकि इनको पूरी इंडस्ट्री सेट करनी है, सब कुछ सेट करना है, सब कुछ पता लगाना है, तो थोड़ा सा लिंक भी करते चलना। ये नहीं है कि उन्होंने फैक्टर्स पूछे हैं तो तुमने बुक में जो फैक्टर्स पढ़े थे एज इट इज़ तुम उठा के लिख दोगे। भाई अब तुम्हें पता है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेट करने वाले हैं, और नेचर ऑफ बिजनेस में ये बोलते हैं ट्रेडिंग कर रहे हो या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, उसका आंसर तो इन्होंने पहले ही दे दिया तुम्हें कि मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो अपने एक्सप्लेनेशन को उस प्रकार से रखना। आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है। मैं ये बोल रही हूँ नेचर ऑफ बिजनेस में बुक में जो एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है उसमें लिखा हुआ है कि आप या तो ट्रेड करेंगे या आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। ट्रेड करेंगे तो आपको कम पैसे की जरूरत होगी फिक्स कैपिटल की, वेयरएज मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो आपको ज़्यादा पैसे की जरूरत होगी। बट क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में ही मेंशन कर दिया है कि ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलने के बारे में सोच रहे हैं, मतलब इनको पैसे कितने चाहिए होंगे, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट इनकी कैसे होगी, ज़्यादा की होगी। ठीक है, तो वैसे लिखना है। फिर है स्केल ऑफ ऑपरेशन, ये बोलते हैं द कंपनीज विच आर ऑपरेटिंग एट लार्ज स्केल रिक्वायर मोर फिक्स्ड कैपिटल एज दे नीड मोर मशीनरीज एंड अदर असेट्स, वेयर स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेज नीड लेस अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। अगर छोटी कंपनी खोल रहे हैं तो आपको ज़्यादा पैसे की आवश्यकता नहीं होगी, अगर बड़ी कंपनी खोल रहे हैं तो आपको ज़्यादा पैसे की आवश्यकता होगी। फिर है टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, आप किस तरीके से प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, कैपिटल इंटेंसिव वे में या फिर लेबर इंटेंसिव वे में। लेबर इंटेंसिव का मतलब होता है बहुत सारे लेबर से आप काम करवा रहे हो तो उसमें खर्चा थोड़ा कम आता है। कैपिटल इंटेंसिव में आप टेक्नोलॉजी, आप मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हो तो खर्चा थोड़ा ज़्यादा आता है। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, आपकी टेक्नोलॉजी कितने टाइम में अपग्रेड होती रहती है, अगर बहुत फास्ट वे में होती रहती है तो आपको पैसे बहुत सारे लगाने पड़ेंगे फिक्स कैपिटल पे। वेयरएज अगर मान लीजिए आप बहुत ही बेसिक लेवल की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं और वंस इन अ वाइल कभी वो डिफरेंट होती है या बदलती है तो आपको कम पैसे की आवश्यकता होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बट बिफोर दैट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका भी, एंड देन हमारा आ गया 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन क्या बोलता है, प्रिया सेट अप अ कंपनी
Tooth Limited to manufacture toothpaste using herbs found in our village instead of chemicals that are hazardous to health. मुझे थोड़ी सुनी सुनी केस स्टडी लग रही है ये. The package of the product was eco-friendly and had details like price, quantity, ingredients, direction for use, and other relevant information. It also carries the contact details like address, phone number, and email ID of Tooth Consumer Services and grievance cell. The toothpaste became very popular and she started getting orders from reputed traders. Identify and explain any two rights of the consumers discussed above. Okay. Second है Jay Youth Club organized a visit to its members to an old age home to inculcate the habit of social work among them. The visit revealed that the living condition of the inmates of the old age home were not hygienic. So the Jay Youth Club members decided to clean the premises. During their cleanliness drive, they realized that the old age home also required pest control. But some of the inmates of the old age home were reluctant for it because they believed that the pest control may create health problems for them. ये भी मुझे थोड़ी सुनी सुनी लग रही है केस स्टडी. देखिए, आप एक चीज़ समझ रहे हैं, केस स्टडीज़ ना लिमिटेड ही हैं. तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा केस स्टडी प्रैक्टिस करके जाओगे ना, देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी उनमें से ही कोई एक केस स्टडी तुम्हारे पेपर में फंस जाए. इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ केस स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा ही प्रैक्टिस करके जाया करो. ये लोग क्या करते हैं, बस नाम चेंज कर देते हैं. वोल्वो को यार्थ कर देंगे, यार्थ को ये कर देंगे, लेकिन स्टोरी सेम रखते हैं. तो अगर तुमने कोई केस स्टडी पहले से ही सॉल्व कर ली होगी, देख ली होगी प्रिपरेशन वाले टाइम में, तो तुम्हारे लिए कितना बढ़िया हो जाएगा. सी, Jay Youth Club therefore decided to provide ethical, safe and odorless pest control. They showed to the inmates of the old age home a pamphlet of proposed pest control product which promised easy, inexpensive and long-lasting pest control. The inmates happily agreed and the pest control was carried out. The effect of the pest control started wearing off after a fortnight. Jay Youth Club contacted the pest control company which kept on postponing their visit. After waiting for a month, Jay Youth Club filed a case in the Consumer Court. The Consumer Court was satisfied about the genuineness of the complaint and issued necessary directions to the pest control company. State any 5 directions that might have been issued by the court. राइट. ओके चलिए पहले हिंदी समझा देती हूँ, ठीक है. प्रिया सेटअप अ कंपनी. प्रिया ने एक कंपनी सेटअप की है जिसका नाम है टूथ लिमिटेड टू मैन्युफैक्चर टूथपेस्ट यूजिंग हर्ब्स फाउंड इन हर विलेज इंस्टेड ऑफ केमिकल्स. इन्होंने टूथपेस्ट की एक कंपनी स्टार्ट की है जो कि हर्ब्स से बनती है, जो कि इनके विलेज में पाया जाता है, जो कि बिल्कुल भी हेल्थ के लिए हजार्डियस नहीं है और ये केमिकल्स का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर रही है. द पैकेज ऑफ द प्रोडक्ट वॉज इको फ्रेंडली. पैकेज जो है प्रोडक्ट का वो बहुत ही इको फ्रेंडली है एंड हैड डिटेल्स लाइक, और उस पर डिटेल्स लिखी हुई हैं प्राइस की, क्वांटिटी की, इंग्रेडिएंट्स की, डायरेक्शन फॉर यूज एंड अदर रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन. इट ऑल्सो कैरीज द कॉन्टैक्ट डिटेल लाइक एड्रेस, फोन नंबर एंड ईमेल आईडी. उस पर और भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिखी हुई हैं लाइक एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी वगैरह. Tooth Consumer Services and Grievance Cell, email ID of this particular company, और साथ में Grievance Cell के बारे में भी information लिखी हुई है. The toothpaste became very popular. Toothpaste बहुत ज़्यादा popular हो गया and she started getting orders from reputed traders, और इनको reputed traders से orders भी मिलने लग गए. Identify and explain any 2 rights of consumers discussed above. आपको इस पूरे चीज़ में 2 rights जो consumer के discuss किए गए हैं वो बताने हैं. ध्यान से पढ़िएगा, पैकेजिंग बड़ी प्यारी थी इनकी, साथ में ग्रीवियंस सेल के बारे में भी लिखा हुआ है कुछ कुछ, ध्यान से देखिएगा. ओके. फिर सेकंड है जय यूथ क्लब ऑर्गेनाइज अ विजिट टू इट्स मेंबर्स ऑफ एन ओल्ड एज. जय यूथ क्लब एक क्लब था जो कि ओल्ड एज होम में गया विजिट के लिए, मेंबर से मिलने के लिए, और मेंबर्स ने बताया कि उनको देख के ये फील हुआ कि हाइजेनिक सिचुएशन नहीं है उनके यहाँ पे, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कीड़े मकोड़े, ये बहुत सारी चीज़ें हैं. बट फॉर सम तो इन्होंने सोचा क्यों ना हम पेस्ट कंट्रोल कराएं, लेकिन इनमेट्स बहुत ज़्यादा वो हो गए थे कि भैया पेस्ट कंट्रोल करवाते तो वो पता है ना एकदम से स्मेल आती है. कभी करवाया है घर पे, जैसे अपन कभी करवाए तो उस एरिया में जहाँ पे वो लगा होता है सोल्यूशन वगैरह, बहुत गंदी स्मेल आती है, आपको पूरा हाइड करके रखना पड़ता है अपने फेस को. तो अब बेचारे ये ओल्ड एज होम वाले हैं, मतलब बुजुर्ग लोग हैं, बुजुर्ग लोगों के लिए तो और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, सफोकेशन हो सकती है, स्मेल से किसी को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो सारी चीज़ें थी. जय यूथ क्लब देयरफॉर डिसाइडेड टू प्रोवाइड एथिकल, सेफ एंड ऑर्डरलेस पेस्ट कंट्रोल. जय यूथ ने डिसाइड किया कि एथिकल, सेफ और ऑर्डरलेस पेस्ट कंट्रोल करवाएंगे. तो उन्होंने बेसिकली
They showed to the inmates of the old age home a pamphlet of proposed pest control product which promised easy, inexpensive and long lasting pest control. तो इन्होंने एक पैम्पलेट शो किया ऐसे पर्टिकुलर पेस्ट कंट्रोल का जिसमें बेसिकली मेंशन था कि इजीली, इनएक्सपेंसिव और लॉन्ग लास्टिंग वे में पेस्ट कंट्रोल कैसे कराया जा सकता है. द इनमेट्स हैप्पीली अग्रीड एंड द पेस्ट कंट्रोल वाज कैरिड आउट. इनमेट्स बहुत ज़्यादा खुश हुए और उन्होंने अग्री किया कि हाँ ये पेस्ट कंट्रोल करवा लो. लेकिन इस पेस्ट कंट्रोल का असर 15 दिन बाद ही खत्म होने शुरू हो गया. मतलब होता है ना 15 दिन में ही कीड़े मकोड़े निकल जाते हैं. एक बार हम लोगों ने भी ऐसे करवाया था. हमने बुलाया था, एक बच्चा आया था दवाई लगाने के लिए, ठीक है, मतलब उनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, तो वो ऑनर का ही बेटा था और छोटू सा था बिल्कुल. आया बड़े टशन के साथ घर में, हर जगह वो दवाई लगा के चला गया. एक हफ्ते के अंदर अंदर ही मतलब वो कीड़े मकोड़े बिल्कुल उनके सोल्यूशन के आसपास घूम रहे हैं और मुझे तो ऐसा लग रहा था वो खा भी रहे हैं उसे और उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था. तो समटाइम्स ऐसा ही होता है, पेस्ट कंट्रोल वाले ठग लेते हैं आप लोगों को. तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ है. अब जय यूथ क्लब ने केस कंज्यूमर कोर्ट में फाइल किया है और कंज्यूमर कोर्ट जेन्युइननेस पे सेटिस्फाई हो गया कि हाँ कंप्लेंट बनती है वाकई में, और डायरेक्शन दी पेस्ट कंट्रोल कंपनी को कि भैया तुम्हें तो हर्जाना भुगतना पड़ेगा. स्टेट एनी 5 डायरेक्शन दैट माइट हैव बीन इशूड बाय द कंज्यूमर कोर्ट. आपको यहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को फोकास्टिंग वे में मतलब समझाने की कोशिश करनी है कि कोर्ट ने क्या क्या डायरेक्शन दी होंगी या कोर्ट कौन कौन सी डायरेक्शन दे सकता था. तो इन शॉर्ट एक हिंट देती हूँ तुम्हें. कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन एक्ट में रेमेडीज वाले सेक्शन के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है वो इसका आंसर होगा. ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ली तुम लोगों ने? ले ली? नहीं ली तो अब ले लो जल्दी से. और नहीं रीड किया है तो पॉज करके आराम से रीड कर लो, क्योंकि कई बार क्या होता है सामने वाला कितना भी सही रीड करे लेकिन जब तक हम खुद नहीं रीड करते अपन को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती, राइट. चलिए, तो आंसर है राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स डिस्कस इन दैट फर्स्ट क्वेश्चन वाज राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू बी हर्ड. देखिए ग्रीवियंस सेल वाली चीज मैंने हाईलाइट की थी. ग्रीवियंस सेल क्या करता है? आपकी शिकायतें सुनता है, तो आपका अधिकार बनता है अपनी बात सामने वाले तक पहुंचाने का. राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, पैकेजिंग पे पूरे की पूरी इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी, इसमें क्या क्या है क्या क्या नहीं है. तो ये दोनों राइट्स कंज्यूमर्स के इस पर्टिकुलर केस स्टडी में क्या किए गए हैं, हाईलाइट किए गए हैं. और सेकंड क्वेश्चन का बात करें तो कोर्ट में डायरेक्ट टू रिपेयर द डिफेक्टिव गुड्स, रिप्लेसमेंट, रिफंड, पेमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन, रिमूवल ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, पेमेंट ऑफ अप्रोप्रिएट अमाउंट. इनमें से कोई भी डायरेक्शन कोर्ट इशू कर सकता था. हमें बस रेमेडीज वाला सेक्शन में जो जो पॉइंट्स थे वो लिखने थे, बाकी इनमें से कोर्ट क्या करेगा वो उसका फैसला है. ठीक है, एंड दैट्स इट. चलिए बट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. और इसी के साथ आपका सैम्पल पेपर नंबर 3 भी यहाँ पे खत्म होता है. चलिए, हमने बहुत ही अच्छे से 3 सैम्पल पेपर्स देख लिए हैं बिजनेस स्टडीज के. अब बारी आती है हमारे लास्ट और 4th सैम्पल पेपर की, जो कि वीडियो आपके सामने कल आएगा. ठीक है, बी रेडी फॉर दैट. जितने अच्छे से आपने ये 3 सैम्पल पेपर्स किए हैं उतने ही बढ़िया तरीके से आपको नेक्स्ट वाला भी करना है. एंड साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो सीरीज़ भी उसके बाद ही शुरू हो जाएगी, तो वो भी देखनी है आपको. और मैं आप लोगों के लिए आपके एग्ज़ाम के मतलब 17th को, क्योंकि आपका एग्ज़ाम है, तो उससे 1 दिन पहले एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ लाने वाली हूँ, जिससे आपके लिए एग्ज़ाम तक पहुँचना ऐसे केक वॉक हो जाएगी. बट दैट्स अ सरप्राइज़, उसके बारे में मैं आपको बहुत बाद में ही बताऊँगी. तो पहले प्रीवियस ईयर वाले वीडियोज़ निपटा लीजिए, उसके बाद आपको पता लगेगा क्या स्पेशल आपके लिए आ रहा है. और अगर आपको कोई भी डाउट है इस वाले के सैम्पल पेपर में, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में. नोट्स चाहिए अगर तुम लोगों को, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वो वहाँ से ले सकते हैं. और अगर अभी तक तुम्हारी किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं हुई है, किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक की प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं हुई है, फट से जाके उसे कंप्लीट करो. प्लेलिस्ट का लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नए वीडियो में कल. ओके.